नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। पुनः इस बार यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से और हर उस होम बायर से जुड़ा है जो बिल्डर के चंगुल में फंस चुका है। आपने देखा कि हम अपने पुराने वीडियोस में आपको कई सारे कानूनी रास्ते बता रहे हैं कि आप इस चंगुल से कैसे बाहर आ सकते हैं, आप अपना पैसा बिल्डर से कैसे प्राप्त ले सकते हैं, कानून इसमें आपकी कहां और कैसे मदद कर सकता है, आप बिल्डर के ख़िलाफ़ कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिसका सहारा आप लेकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। आप में से बहुत लोग इस स्थिति से गुज़र रहे होंगे, आपके जानने वाले गुज़र रहे होंगे। एक ऐसा ही केस मैं भी अभी अपील में लेकर इनक्लैट अपीलेट अथॉरिटी में NCLT की खड़ा हूँ इंसॉल्वेंसी लॉ में। कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तो आज हम ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स मुद्दे की बात करेंगे इस वीडियो में, जहां सवाल ये है कि चाहे किसी ने भी बिल्डर को NCLT ले गए, NCLT ने फाइनेंशियल क्रेडिटर की दलील में दम माना और बिल्डर के ख़िलाफ़ इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। RP साहब अपॉइंट हो गए, कंपनी का कंट्रोल ले लिया, फॉर्म G मतलब रिजोल्यूशन के तरफ आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू हो गई। फॉर्म G पब्लिश कर दिया गया, बिड्स मंगाए जा रहे हैं। इसी बीच में अखबार में एक सार्वजनिक विज्ञापन दिया गया, इश्तिहार छापा गया, जहां कहा गया कि जिन जिन लोगों का क्लेम है इस बिल्डर के ख़िलाफ़ वो अपना क्लेम 90 दिन के भीतर दाखिल कर दें। अब आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, आपके घर में बीमारी हारी, कहीं नौकरी की परेशानी, किसी तरह से आपने उस अखबार का वह विज्ञापन आपसे मिस हो गया, आप अखबार नहीं पढ़ते हैं आदि और आप अपना क्लेम नहीं फाइल कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या आपने जो करोड़ों रुपया बिल्डर को दिया है, जिसकी आपके पास रसीद है, आपके पास सेल टू एग्रीमेंट है जो रजिस्टर्ड है, आपके पास बुकिंग फॉर्म है, तो इन सब के रहने के बावजूद सिर्फ इसलिए कि आप 90 दिन के भीतर क्लेम नहीं फाइल कर सके, क्या आपका पैसा जीरो हो गया? क्या वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इसी समस्या पर आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, अब तक बहुत सारे होम बायर्स को इस कानून से राहत मिली है, लोगों को फ्लैट भी मिले हैं, लोगों को पैसे भी वापस हो रहे हैं। तो वो सारी प्रक्रिया से आप अवगत हैं कि किस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के तहत, जजमेंट के तहत होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर मानना है और आप बिल्डर के ख़िलाफ़ अनावश्यक देरी की स्थिति में फ्लैट न मिलने पर उसको NCLT घसीट सकते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ में। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोर्ट को दो ही बात आपको वहाँ प्रूव करनी है कि देयर इज़ ए डेप्ट एंड देयर इज़ ए डिफ़ॉल्ट। आपने पैसे दिए हैं और पैसे आपको वापस नहीं आए और बदले में फ्लैट नहीं मिले, तो इस ट्विन कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के साथ ही NCLT के सामने कोई विकल्प नहीं है, उसे इस बिल्डर के ख़िलाफ़ इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगी और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चालू हो जाएगा। RP अपॉइंट हो जाएगा, RP चार्ज ले लेगा कंपनी को और पुराने डायरेक्टर्स को निकाल बाहर करेगा। उसके बाद आपसे, होम बायर से और जो भी क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी हैं, उन सब से क्लेम फाइल करने को कहा जाएगा। उन क्लेम की समीक्षा होगी,
बिड मिलने के बाद रिजोल्यूशन प्लान में उसका प्रोविज़न किया जाएगा, COC में पुट टू वोट होगा, वोट होने के बाद वो प्लान NCLT के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। तो उनके लिए तो यह जंग आसान है, जो किसी न किसी कारण से सजग हैं और इस पूरी प्रक्रिया से अपने को वाकिफ़ रखे हुए हैं, इस लूप में हैं और समय पे उन्होंने अपना क्लेम फाइल कर दिया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको किसी भी कारण से एनी जेन्युइन रीज़न, उनको इस 90 दिन के तहत पता ही नहीं लगा ये बात और वो अपना क्लेम फाइल नहीं कर पाए। अब वो 90 दिन के बाद RP के पास जाते हैं और RP उनका क्लेम लेने से मना कर देता है। अब इसके भी कई स्टेज हो सकते हैं। एक है कि तुरंत 90 दिन के बाद आप चले गए, चीज़ें मूव नहीं हैं, वहीं हैं और RP मना कर रहा है, वो स्थिति नंबर 1 है। दूसरी बात है कि RP कहता है कि देखिए रिजोल्यूशन प्लान फाइनल हो चुका है, वो स्थिति नंबर 2 है। स्थिति नंबर 3 की रिजोल्यूशन प्लान ना फिर फाइनल हुआ बल्कि उसको COC ने अप्रूव भी कर दिया, वोटिंग भी हो गई, वो स्थिति नंबर 3 है। और सबसे विषम परिस्थिति और स्थिति कि वो प्लान NCLT के पास रखा गया, ले जाया गया और NCLT ने उसको अप्रूव भी कर दिया। अब वो रिजोल्यूशन की तरफ है, एक्सिक्यूटेशन की तरफ है। ऐसे समय पर आप जगह और आप कहते हैं भैया मैंने तो पैसे दिए थे, ये पकड़ो रसीद, ये पकड़ो मेरी बुकिंग फॉर्म, ये पकड़ो मेरा एग्रीमेंट और वगैरह वगैरह, और मेरे पैसे का क्या होगा। RP कहता है यू आर टू लेट। और वो कहता है इस स्टेज पे या कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं या लॉ की जो मूल आत्मा है कि इंसॉल्वेंसी इज़ ए टाइम बाउंड प्रोसेस। अब अगर इस तरह से ओपन एंडेड वो क्लेम लेता रहा तो ये रिजोल्यूशन कंप्लीट कैसे होगा। ये उसका तर्क है, उसका अपना जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो आपको क्लेम लेने से मना कर देता है। अब इस परिस्थिति में आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास एक ही विकल्प है कि आप NCLT में जाएं। और NCLT इस चारों स्थिति में से कौन सी स्थिति है, क्या कंसीडर हो सकता है, नहीं होता है, लेकिन अंतिम उत्तर यह है कि वो आपके अपील को खारिज कर देता है। अब जब वो खारिज कर देता है तो आप कहते हैं कि आपका कानून ठीक है, लेकिन मैं भी तो ठीक हूँ, मैं तो पैसे दिए हैं, उसका प्रूफ है। सिर्फ इसलिए कि मैं वो अखबार का वो विज्ञापन नहीं देख पाया तो आप मुझे इतना पनिश करेंगे कि फ्लैट तो फ्लैट छोड़िए, आप मुझे मेरा पैसा भी नहीं देंगे। इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट तो छोड़िए एज पर एग्रीमेंट, आप मुझे मेरा मूलधन भी वापस नहीं करेंगे। तो कानून का जो प्रावधान है वो कहता है आप सेटिस्फाइड नहीं हैं NCLT के इस फैसले से तो आप इनक्लैट चले जाइए, आप एपिलेट अथॉरिटी चली जाइए। एपिलेट अथॉरिटी आप पहुंचते हैं, वो भी कहती है कि इस स्टेज पे आपका क्लेम कंसीडर करना बड़ा मुश्किल है, लॉ में कोई प्रावधान नहीं है। नया वाला क्यों लायबिलिटी ले, क्योंकि उसका प्रोविज़न नहीं है। पुराना वाला गंगा नहा चुका है, वह सारी उधारी से देनदारी से मुक्त हो चुका है, उसको हमने कंपनी से बाहर कर दिया है, तो वो क्यों इसकी जिम्मेवारी ले। तो भैया मेरे पैसे का क्या होगा? मैं तो होम बायर हूँ, जेन्युइन होम बायर हूँ, मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। एक झटके में आप मेरा 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी है इस तरह से पी जाएंगे, गटागट जीरो कर देंगे। सही सवाल है, लेकिन कानून भी सही है। तो ऐसा ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जनाब। इस मुकदमे का नाम है JP इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का यह मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और बिल्कुल जो परिस्थितियां मैंने एक्सप्लेन की यही परिस्थितियां हैं। होम बायर्स तमाम NCLT से निराश होकर रिजेक्शन लेकर इनक्लैट गया, इनक्लैट से निराश होकर रिजेक्शन लेकर अब वह सुप्रीम कोर्ट के सामने है और उसने मेन यही बात कही। उसने अपने पिटीशन में कहा कि आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू द रिजोल्यूशन प्लान, मुझे रिजोल्यूशन प्लान से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा तो एक लिमिटेड सा प्रेयर है, लिमिटेड सी पिटीशन है कि मुझे मेरा पैसा दिया जाए या मुझे उसके बदले में फ्लैट दिया जाए।
ये बात हो रही है जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोजेक्ट कॉस्मोस में, नोएडा में। उसने अपना अलॉटमेंट लेटर भी दिखाया। जो अमाउंट उसने जून 2022 तक जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अकाउंट में जमा की है, उसकी भी प्रूफ दी। और उसने यह भी कहा कि मैं तो दिल्ली का वासी ही नहीं हूँ, और आपने दिल्ली के अखबारों में इश्तिहार छाप दिया, और आप मुझसे कैसे ही अपेक्षा करते हैं कि मैं दिल्ली रोज आऊँ और अखबार पढूं और अपना क्लेम फाइल करूं। तो जनाब, ये मेरी बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, और मेरा क्लेम जो है इंटरटेन किया जाए। और उसने कहा कि आई शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्टिव होम बायर एट दिस स्टेज एंड फॉर द क्लेम टू बी सेटल्ड फॉर अदर होम बायर्स। जो दूसरे होम बायर के बारे में जो भी निर्णय दिया है कोर्ट ने, मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझको भी एट पार विद द अदर होम बायर्स इन दिस केस कंसीडर किया जाए। सिर्फ इसलिए कि मैं वो अखबार एक दिन का नहीं पढ़ सका और मैं अपना क्लेम नहीं फाइल किया, मेरा क्लेम जीरो न किया जाए। तो ये गुजारिश उसने सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर के यह व्यक्ति हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कानून को देख रहा है और एक तरफ इस जेन्युइन प्रॉब्लम्स को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह भी पा रहा है कि जेपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यह जो रकम, यह जो होम बायर है जिसको ये अदा किए जाने की बात कर रहा है, वह उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिगर करती है, पैसा उन्होंने लिया है। फिर ऐसी स्थिति में उसको सिर्फ इसलिए कि उसने क्लेम नहीं फाइल किया, आप होम बायर कैसे नहीं ट्रीट करेंगे? यह सवाल उसने सुप्रीम कोर्ट के पास रखा है। जो डिवीज़न बेंच है संजीव खन्ना जी का और दीपांकर दत्ता जी का, वह इस मामले की सुनवाई कर रहा है। और उसने बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप जैसे हज़ारों लाखों लोग जो इस समस्या के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ कई केसेस मेरे पास भी हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है ये कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर के इस पिटीशन में, इस तर्क में मेरिट देखा है और उसने इस केस में नोटिस जारी करके आरपी से, सीओसी से जवाब तलब किया है, पूछा है कि सिर्फ इस बात के लिए कि यह होम बायर अपना क्लेम नहीं फाइल कर पाया, आप इसको एक्टिव होम बायर क्यों नहीं मान रहे हैं? इस केस का टाइटल है, आप लोग अक्सर पूछते हैं, आयुष अग्रवाल वर्सेस जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड एंड अदर्स। अब इस मामले में जो भी ताज़ा अपडेट आएगा, बड़ा ही हिस्टोरिकल जजमेंट होगा। बहुत लोगों को राहत मिलेगी जो इस तरह के डिलेड क्लेम के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अपना समय पे क्लेम दाखिल नहीं कर सके हैं। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण फैसले पे नज़र बनाए रखते हैं और इसमें जो भी अंतिम फैसला आता है उससे हम आपको अवगत कराएंगे, अपडेट कराएंगे। आप चैनल पे बने रहिए। तो यह तो विषय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व ऐसा विषय एनसीएलटी या इनक्लैट के सामने नहीं आया है। मामला संबंधित है तो ऐसे ही एक केस की चर्चा और कर दूं जिसके आलोक में, जिसकी पृष्ठभूमि में, जिसके बैकग्राउंड में डिलेड होम बायर्स के क्लेम सेटलमेंट वाली बात सॉल्व होती हुई नज़र आती है मुझे। वह फैसला भी एपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच का आया, जहां पर कि ऐसे ही एक केस में एपीलेट ट्राइब्यूनल ने स्पष्ट किया कि वी अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ पब्लिशिंग ए पब्लिक नोटिस। आपने सार्वजनिक तौर पर यह पब्लिक नोटिस जारी कर दी और उस व्यक्ति ने
क्लेम नहीं फाइल किया, आपने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अदालत कहता है लॉ इज़ ओके हियर, यू हैव फॉलोड द लॉ, बट इन आवर विजडम वी डू नॉट फाइंड द सिस्टम appropriate, sufficient. When an RP is appointed, the basic function of the RP is to find out due diligence of the assets and the liabilities of the company. So by merely publishing and public notice, RP can't be allowed to go scot-free saying that home buyer has not filed its claim. कि आरपी की यह जिम्मेवारी है, यह ड्यूटी है कि वह हर चेष्टा करेगा, वह हर प्रयास करेगा और एक एक पाई का हिसाब वो इकट्ठा करेगा। सिर्फ एक इश्तिहार या सार्वजनिक विज्ञापन देकर अपने जिम्मेवारियों से वो बच नहीं सकता। तो यह कहना कि होम बायर ने क्लेम नहीं फाइल किया अपने आप में सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हो सकता और डिले के आधार पर उसका क्लेम निगेट नहीं हो सकता। इस बारे में जब प्रिंसिपल बेंच यह फैसला देता है तो वो कहता है कि रिजोल्यूशन के सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 को पढ़िए और वो क्या कहता है, सब सेक्शन 36 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ CIRP regulations obliges the resolution professional to include the details of the corporate debtors regarding assets and liabilities. He may not have filed the claim. So what? बैलेंस शीट क्या कह रहा है बिल्डर का, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह रहा है, वहाँ पे ये रकम फिगर होती है कि नहीं होती है, और अगर यह रकम उसने बैंक ट्रांजैक्शन से दी है, वो प्रूफ दे रहा है, सेल एग्रीमेंट है, तो वो फिगर हो रही है। सो दो द होम बायर इज वैनिशिंग, इज नॉट फाउंड, इज नॉट फाइलिंग द क्लेम, but the claim exists in book of accounts which is under your control. आप कंपनी के कंट्रोल में हैं, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं? So you are duty bound to include such claims in the memorandum of information memorandum IM. और IM में इस क्लेम को आपको स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और उसको COC के सामने और नेक्स्ट बिडर के सामने लाना पड़ेगा और इस तरह के अनक्लेम्ड क्लेम का प्रोविज़न लेके चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज़ ए फॉल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दिस इज़ ए फॉल्टी रिजोल्यूशन प्लान। इतनी स्पष्टता से यह फैसला आ चुका है। जो सेक्शन 21 है वो कहता है द लाइबिलिटी टू आर दोज होम बायर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर क्लेम एग्जिस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इस स्पष्टता के बाद अगर आरपी डिले के आधार पर आपका क्लेम नहीं ले रहा है तो यह कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है। अपने इस जजमेंट में प्रिंसिपल बेंच अपीलेट ट्रिब्यूनल का कहता है द पर्पस ऑफ द CIRP of the corporate debtor is to find out all liabilities of the corporate debtor and takes steps towards resolution, and unless all liabilities of the corporate debtors are not known or is not included in the information memorandum, then no CIRP will be completed. Further कहता है non considerations of the such claims which are reflected from the records leads to an inequitable and unfair resolution or is seen which is seen in the present case. तो इसके बाद और किस स्पष्टता की ज़रूरत है? अपने इस जजमेंट में इनक्लैट
आरपी को यह आदेश देता है कि आप इस क्लेम को इंक्लूड कीजिए, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का नया वर्जन प्रकाशित कीजिए और जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको इसकी सूचना दीजिए एंड सीओसी को बताइए एंड पुट दिस क्लेम फॉर वोट इन फ्रंट, न्यू क्लेम, delayed claim in front of the COC and let COC take a call on it and decide the matter within 3 months. So time limit भी दे देता है और COC को इस पर फैसला करने की कहता है। जजमेंट के लाइन के इन बिटवीन पढ़ें तो यह कहता है कि विदाउट दिस कंप्लेन द रेजोल्यूशन प्लान इज फॉल्टी एंड इनकम्प्लीट. दैट मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट आई कैन इन्फर कि अगर ये नहीं इंक्लूड हुआ, द वेरी रेजोल्यूशन प्लान इज क्वेश्चनेबल and could be cancelled. So this is a big hope for all the people who have missed the bus and have forget to file their claim on time. They can take recourse under this judgment of appellate tribunal. I will provide the judgment title in the description, and let's also wait for the judgment, final judgment of Supreme Court in a similar situation in Ayush Agarwal versus JP Infratech Limited and others. I hope home buyers will have a reason to smile again, rejoice. I will see you in another video with another subject next week. Till then, allow me to say goodbye to you. Let's meet next Sunday on a similar topic. Thank you very much. This is your own advocate Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India, signing off. Jai Hind, Jai Bharat.